हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का MRY स्टडी में। मेरा नाम है रिजवान और आज हम थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 रिबेल्स एंड द राज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को आप पूरा देखिएगा जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, इस चैप्टर के बारे में आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाए। और एंड में आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप उस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से एकदम बिल्कुल मूवी की तरह आप समझ लेंगे पूरा चैप्टर। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं मैं अपने चैनल के बारे में कि अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं, ठीक है, इफ़ यू आर अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, तो आप हिस्ट्री, जोग्राफ़ी, इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन तो कर ही रहे होंगे। तो आप अगर चाहते हैं कि मैं इन सारी टॉपिक्स के ऊपर या फिर इन सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आपको इन सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको वीडियोस इस चैनल पे मिल जाएंगी। दूसरी चीज़, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर सैम्पल पेपर्स भी मिलेंगे बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, और साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा क्लासेस मिलेंगी जिसमें आपको जितने भी टॉपिक्स हैं वो दोबारा समझाए जाएंगे। ठीक है ना, बिल्कुल नीचे से। और जो लोग यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स एनसीईआरटी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी चैनल इस सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, जिससे कि उनको भी इधर से आपको मटेरियल मिल सके। ठीक है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स तीनों सब्जेक्ट में, और बाद में और सब्जेक्ट्स के बारे में भी दे सकता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट जो मेरे हैं उनको मैं पहले पढ़ाऊँगा। ठीक, उसके बाद अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक की तैयारी कर रहे हैं और आपका मोटिव है कि आपको रीजनिंग अच्छी करनी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं बाद में रीजनिंग की भी वीडियोस ला रहा हूँ इस चैनल पर। उसके बाद आपको यहाँ पर पीडीएफ नोट्स, सैम्पल पेपर और सॉल्व पेपर्स भी मिलेंगे। ठीक है ना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल सकें। अगली बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ये टेलीग्राम मेरा चैनल है, आप यहाँ पर आके जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट कि कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। तो इस लाइन का मतलब है, इस कोड का मतलब ये है कि अगर आप कामयाब हैं, इफ़ यू आर सक्सेसफुल, तो आप दुनिया को बदल सकते हैं। लेकिन अगर आप नाकामयाब हैं तो आप दुनिया से ज़्यादा अपने फैसलों को बदलेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको कामयाब बनना है और आपको दुनिया को ही बदलना है। ठीक है, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो रिबेल्स एंड राज का जो चैप्टर है हमारा, उसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में जो मेन टॉपिक है ना कि मतलब कैसे रिबेल हुआ, बेसिकली इस चैप्टर के बाद इसमें हम 1857 के रिवोल्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि रिवोल्ट कैसे हुआ, क्या उसके रीजंस थे जिस वजह से रिवोल्ट हुआ यहाँ पर, और क्या प्रॉब्लम्स आई इन ब्रिटिशर्स को रिवोल्ट के द्वारा, और किस वजह से मतलब जब रिवोल्ट हुआ उसके पहले की सिचुएशन क्या थी, और उसके बाद की सिचुएशन क्या थी, कैसे रिवोल्ट, किन किन लोगों ने रिवोल्ट करा, ठीक है, कौन कौन लीडर्स थे, किस वजह से, मतलब कौन कौन से र्यूमर्स थे इस वजह से रिवोल्ट हुआ, वो सारा हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लेकिन हम पहले एक उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि रिवोल्ट जब हुआ तो उसका एक इमेज कैसी थी। ठीक है, तो लेट इन आफ्टरनून ऑफ 10 में 1857, ठीक है, जैसे कि 1857 रिवोल्ट की बात है तो 10 में 1857 द स्पॉइल्स इन द कैंटोनमेंट ऑफ मेरठ ब्रोक आउट इन मिटेनी। जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, जो मिटेनी स्टार्ट हुई, वो मेरठ से स्टार्ट हुई, मतलब मेरठ से इसका बगल बजा हुआ था। उसके बाद ऑर्डिनरी पीपल ऑफ द टाउन एंड सराउंडिंग विलेज जॉइन्स द स्पॉइस। स्पॉइस का मतलब होता है, यहाँ पर हम स्पॉइस को अगर देखें तो स्पॉइस का मतलब होता है सिपाही। अब सिपाही कौन से, वो सिपाही जो ब्रिटिश आर्मी में यूज़ करे जाते थे एज अ मिलिट्री पुलिस, लेकिन उन्होंने ही इसका विरोध करा क्योंकि वो इंडियंस थे। ठीक है, बाद में आपको इस चैप्टर में पता चलेगा कि वो उन्होंने मिलिट्री ज्वाइन क्यों करी थी। ठीक है, स्पॉइस कैप्चर्ड एंड बेल ऑफ आर्म्स एंड प्रोसीड टू अटैक वाइट पीपल्स। जितने भी स्पॉइस थे उन्होंने जो बेल्स ऑफ आर्म्स होती हैं जहाँ पर हथियार रखे जाते हैं उन सबको कैप्चर कर लिया और उन्होंने वहाँ पर अटैक करा।
उसके बाद जो गवर्नमेंट जितनी भी बिल्डिंग्स थी उनको प्लंडर कर दिया, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, और साथ ही साथ जो टेलीग्राफ लाइन थी वो जो दिल्ली तक जा रही थी उसको भी काट दिया था। ये इसलिए करा क्योंकि जो मेरठ से जब यहाँ से आप निकले तो वहाँ पर आप अगर लाइन काट देंगे तो जो ब्रिटिशर्स थे वो अपनी जो सिचुएशन यहाँ पे हो रही है, जो रिवोल्ट हो रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन वो दिल्ली तक ना पहुँचाएं। इस वजह से उन्होंने उसके तार काट दिए थे। अगली चीज़ यहाँ पे आती है कि रेड फोर्ट में ये गए। ठीक है, रेड फोर्ट में 11 में उस टाइम पे जो मंथ था वो रमज़ान का था। रमज़ान का जो मुस्लिम कैलेंडर में जो मंथ होता है रमज़ान, उस टाइम चल रहा था। और जो वहाँ के जो रेड फोर्ट में जो लास्ट मुग़ल एम्पायर जो है हमारे बहादुर शाह, तो वो वहाँ पर अपना फास्ट खोल कर आए थे। तो फास्ट खोलने के बाद उनको पता चला कि हमारा जितने भी किला है जो वो स्पॉइस से घिर चुका है। तो उसका रीज़न क्या था, स्पॉइस मतलब ऐसा रिवोल्ट करा क्यों? तो इस चैप्टर में मेन थिंग ये है कि रिवोल्ट का जो रीज़न था वो ये था कि जो कार्ट्रिज थी, मतलब जो बुलेट जिसको हम कहते हैं बुलेट कार्ट्रिज, उसको काऊ के और पिग के फैट से बनाया जा रहा था। तो इस वजह से उन जो ये एक प्रॉब्लम थी एक हिंदू के लिए भी और एक मुस्लिम्स के लिए भी, क्योंकि उन लोगों का कास्ट लीव करने के उस पे आ सकते थे वो। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हुई, इस वजह से उन्होंने यहाँ पर रिवोल्ट करा। अब जब स्पॉइज़ ने पूरा रेड फोर्ट अपने अंडर में मतलब पूरा उसको घेर लिया, तो बहादुर शाह जफ़र के पास कोई दूसरा ऑप्शन बचा नहीं कि उनकी लीडरशिप करें। तो बहादुर शाह जफ़र ने उन सबकी लीडरशिप करी फ्रॉम दिल्ली। उसके बाद जितने भी स्पॉइज़ थे वो बहादुर शाह की आर्मी के साथ मिल गए। ठीक है, और ये जो रिवोल्ट हुआ ये मेरठ से दिल्ली गया। तो दिल्ली से जितना भी नॉर्थ इंडिया का जो पार्ट है और जो नॉर्थ दिल्ली का जो पार्ट है वहाँ पर ये पूरा आपका जो गैंगेटिक प्लेन है वहाँ पे जितने भी कैंटोनमेंट्स थे वहाँ पर ये रिवोल्ट फैलता गया, ये रिबेल फैलता गया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज बनी हुई है पूरी कि यहाँ पर ये रिवोल्ट चल रहा है 1857 का, जिसमें जितने भी स्पॉइस थे वो अपना विरोध कर रहे हैं। ठीक है ना, बिकॉज ऑफ दैट र्यूमर्स। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें है हमारा पैटर्न ऑफ द रिबेलियन। तो रिबेलियन हुआ तो उसका पैटर्न क्या था, मतलब कैसे स्टार्ट हुआ, मिटेनीज जब स्टार्ट हुई तो कैसे हुई। तो हाउ द मिटेनीज बिगिन। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि द स्पॉइज बिगिन देयर एक्शन विद अ सिंगल इन मैनी प्लेसेस इट वाज द फायरिंग ऑफ द इवनिंग गन और द साउंडिंग ऑफ द बगल। जब ये स्टार्ट हुआ तो ये एक सिग्नल इन्होंने दिया कि जैसे कि जो गन है उसको फायर करके या फिर जो साउंड होता है बगल का, ठीक है, उसको बजाकर, तो ऐसे करा। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या करी कि जितने भी हथियार रखने का जो वेयर हाउस था जिसको कहा जाता है बेल ऑफ आर्म्स, तो उसको इन लोगों ने लूट लिया था, जिससे कि उनके जितने भी हथियार थे वाइट ऑफिसर्स के उन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिए थे। इसके बाद उन्होंने क्या करा, जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी जैसे कि जेल हुआ, उसके बाद ट्रेजरी हुई, टेलीग्राफ लाइन्स हुई, ऑफिस हुए, रिकॉर्ड रूम्स हुए, तो उन्होंने इन सबको भी अपने अंडर में ले लिया। उसके बाद जितने भी हिंदू मुस्लिम्स थे वो एक यूनिटी राइज़ करने लगे थे, क्योंकि ये एक जो मसला था वो एक हिंदू और मुस्लिम्स दोनों के लिए था। दोनों के कास्ट पे यहाँ पर दोनों के कास्ट पे यहाँ पर उंगली उठाई जा रही थी, इसलिए ये प्रॉब्लम थी। इसके बाद जो चीज़ थी वो इन लखनऊ, कानपुर एंड बरेली मनी लैंडर्स एंड दी रिच ऑल्सो बिकेम द पार्ट ऑफ रिवोल्ट। जो लखनऊ, कानपुर, बरेली जो मतलब पास के जो रीजन है दिल्ली के, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में आते हैं, तो यहाँ पर भी रिवोल्ट स्टार्ट होने लगा। जितने भी मनी लैंडर्स थे और जो रिच पीपल्स थे वो इसमें साथ देने लगे। ठीक है, अगली चीज़ ये है कि जो मई और जून का जो मंथ है उसमें ब्रिटिशर्स के पास कोई सुझाव नहीं आ रहा था कि इस रेबेलियन को कैसे रोका जाए। तो उन लोग के पास कोई ऐसा था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो सिर्फ उस मिटेनी को एक्सेप्ट कर लें, इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। अगली चीज़ ये आती है कि लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। अब जब स्पॉइज जब अपना रिवोल्ट फैला रहे हैं तो उनको एक कम्युनिकेशन की ज़रूरत थी, तो वो कम्युनिकेशन कैसे हुआ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो जहाँ पे भी रिबेल हुआ वहाँ पर पैटर्न सेम था। ठीक है ना, प्लानिंग सेम थी, कोऑर्डिनेशन था। ठीक है, ये पहली चीज़ आती है, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन था। उसके बाद कैप्टन हरसे जो थे वो अवध मिलिट्री पुलिस के क्या थे,
उनके अंडर में होती थी, सबऑर्डिनेशन में होती थी। तो उस वजह से उन्होंने ब्रिटिशर्स थे उन लोगों को वहाँ पर क्या बोलते हैं, उन लोग को प्रोटेक्ट कर रखा था, जिस वजह से जो भी स्पॉयस थे वो उनको नुकसान ना पहुंचा सकें। तो जितने भी 41st नेटिव इन्फेंट्री थी, जो मतलब उस टाइम की जो स्पॉयस लाइन में, तो उन्होंने क्या करा, जितने भी वाइट ऑफिसर्स थे उनको किल करा, और जो कैप्टन हर्से था उसको इन लोगों ने बंदी बना लिया। ठीक है ना, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये मैटर चला गया पंचायत में, कंपोज्ड बाय नेटिव ऑफिसर्स। और इस पंचायत में उस टाइम पे नेटिव ऑफिसर्स की एक सभा होती थी। ठीक है, आज के टाइम पे तो जो मेंबर्स होते हैं पंचायत के वो होते हैं। ठीक है, तो जब ये हुआ तो जो जितने भी स्पॉयस थे उनमें यूनिटी थी। उसके बाद जितने भी स्पॉयस थे वो एक ही तरीके की लाइफ स्टाइल यूज़ करते थे, एक ही साथ रहते थे, और ऑफ सेम कास्ट हुआ करते थे। ठीक है ना, तो ये एक बड़ी चीज़ होती है कि मतलब कम्युनिकेशन रहा स्पॉयज़ में, जिससे रिवोल्ट में सहारा मिला उन लोगों को। अब लीडर्स एंड फॉलोअर्स की बात करते हैं कि कौन कौन से लीडर्स थे, फॉलोअर्स थे जिन्होंने म्यूटेनी में साथ दिया। तो सबसे पहले अगर हम लीडरशिप की बात करें तो एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। जैसे कि आपका दिल्ली में जब बहादुर शाह ने लीडरशिप निभाई, तो जितने भी लीडर्स और फॉलोअर्स थे उन्होंने भी उसका साथ उस म्यूटेनी में साथ दिया। ठीक है ना, जैसे अगर हम बात करें तो कानपुर के जो नाना साहेब थे, पेशवा बाजीराव टू के जो फॉलोअर थे, और झांसी की जो रानी थी उसने भी साथ दिया था इसमें। उसके बाद कुंवर सिंह जो ज़मींदार थे, आरा डिस्ट्रिक्ट है जो बिहार का, वहाँ के, और लीडर थे एक लखनऊ के जिसको ब्रजेश कादर थे जो, और ये थे नवाब वाजिद अली शाह के जो यंग सन थे। ठीक है, नवाब वाजिद अली शाह के बारे में आप सब्सिडरी अलायंस में पढ़ेंगे। नॉट एवरीवेयर वेयर द लीडर्स पीपल्स ऑफ द कोर्ट, रानीज, राजास, नवाब्स एंड तालुकदार्स। ठीक है, हर जगह के एक कोई तालुकदार था, कोई रानी थी, कोई नवाब थे। ठीक है, कोई ना कोई लीडरशिप में आ रहा था रिवोल्ट में साथ देने के लिए। आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ अवध, अवध का जो एनेक्सेशन हुआ था सब्सिडरी अलायंस में, आप चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, तो उसमें उसके बाद से और ज़्यादा लीडरशिप बढ़ने लगी थी। ठीक है ना, डिस्ट्रक्शन हुआ था, उस वजह से ब्रिटिश रूल में डिस्ट्रक्शन आने लगा था। उसके बाद शाहमल मोबिलाइज द विलेजर्स ऑफ परगना ब्राउट इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऐसे ऐसे छोटे मोटे जितने भी लीडर्स थे वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगे थे। ठीक है, आगे अगर आपने फ़ोटोज़ नहीं देखी हो, आपके एनसीईआरटी बुक में भी बनी हुई है। ये नाना साहेब की फ़ोटो है, और ये माँ रानी लक्ष्मीबाई की फ़ोटो है। तो आप ये लीडर्स थे उस टाइम पे रिवोल्ट में जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। उसके बाद र्यूमर्स एंड प्रोफिएंसी। र्यूमर्स का मतलब होता है आपका अफवाह। ठीक है, और प्रोफीसीज का मतलब होता है भविष्यवाणियाँ। तो क्या क्या ऐसी अफवाहें उड़ी थी उस टाइम पे जिस वजह से रिवोल्ट हुआ। तो रिवोल्ट होने का जो अफवाह उड़ी, वो सबसे पहली चीज़ तो बुलेट वाला था, कि बुलेट के ऊपर जो कोटिंग हो रही थी वो काऊ और पिग की चर्बी से, मतलब कि फैट से बनाई जा रही थी। ठीक है, जो कार्ट्रिज थी रॉयल एनफील्ड राइफ़ल की, तो उसमें जो कार्ट्रिज यूज़ हो रही थी वो यूज़ हो रही थी, जिस वजह से जितने भी हिंदूज़ थे और मुस्लिम्स थे उनके धर्म पे उंगली उठाई जा रही थी, जिसमें उनका जो कास्ट और रिलीजन था वो करप्ट हो सकता था। ठीक है ना, तो उस टाइम पे जो कैप्टन राइट थे, जो कमांडेंट ऑफ द राइफल इंस्ट्रक्शन डिपोट, रिपोर्टेड दैट इन द थर्ड वीक ऑफ द जनवरी 1857, उस वक्त का जो 1857 की अगर हम रिपोर्ट निकालते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि एक लो कास्ट एक आदमी था जिसको उस टाइम पे खलासी बोला जाता था। ठीक है, तो वो खलासी जो था, मैगज़ीन बनने का कारखाना था, या फिर आप कह सकें से वर्कशॉप, जहाँ पर मैगज़ीन बन रही थी, ये दमदम में बनाई जा रही थी उस टाइम पे। दमदम एक जगह है वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ पर बनाई जा रही थी। तो एक ब्राह्मण आया, ब्राह्मण स्पॉय। ठीक है, तो उसने ड्रिंक मतलब कि पीने से, लोटे से, जो उसका लोटा था उस लोटे से पीने से मना कर दिया था, क्योंकि वो लोअर कास्ट का था। मतलब उसमें वो भेदभाव कर रहा था, किसमें, कास्ट में। तो इस वजह से स्पॉय ने उस लोटे से पानी नहीं पिया। तो खलासी ने उसको उसका रिप्लाई ऐसे दिया कि अगर तुम
इस लोटे से पानी नहीं पी रहा हो, तुम्हारा धर्म नष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर तुमने का जो कार्ट्रेज है, जो काव और पिग की चर्बी से बनाई जा रही है, अगर तुमने उसको उसको दांत से खींच लिया तो तुम्हारा धर्म जरूर नष्ट हो जाएगा। तो इस वजह से ये जब इंसिडेंट हुआ तो इसमें जो ये कार्ट्रेज है, तो इस वजह से लोगों में ये भावना फैली कि अब हमें रिवोल्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स का इन्होंने रिवोल्ट करा कि ये हमारा धर्म नष्ट करवाना चाहते हैं और ये हमारा यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक हिंदू कास्ट और मुस्लिम कास्ट दोनों के लिए एक गलत बात थी। ब्रिटिश हैड मिक्स्ड द बोन डस्ट ऑफ cows and pigs into the flour that was सोल्ड इन द मार्केट। जो बोन थी उसको पीस कर वो लोग किस में डाल रहे थे, जो फ्लोर आता है, आटा आता है, उसमें मिलावट कर रहे थे। तो ये भी एक र्यूमर था। ठीक है, द रिस्पॉन्स टू द कॉल ऑफ ब्रिटिश रूल वुड कम टू एन एंड ऑन द सेंचुरी ऑफ द बैटल प्लासी ऑन 23 जून 1857। जब बैटल ऑफ प्लासी का जब युद्ध हुआ ऑन 23 जून 1857, तो ब्रिटिश रूल तो ब्रिटिश रूल उसमें एंड होने लगा था। मतलब ज़्यादा पावर, उसकी जो पावर थी वो घटने लगी थी 1857 के समय, क्योंकि जो स्पाइस थे वो उसका विरुद्ध कर रहे थे। अगली जो रिपोर्ट है वो उसमें आता है कि चपाती तो जो थी वो विलेज टू विलेज पहुंचाई जाती थी, और जो विलेज वॉचमैन होता था वो उसको कहा जाता था कि तुम और 5 विलेज में इसको पहुंचाओ। तो ये एक कुछ र्यूमर्स और भविष्यवाणियाँ होती थी। ठीक है ना, भविष्यवाणियाँ आपको बता दी इसमें कि बैटल ऑफ प्लासी की युद्ध बैटल ऑफ प्लासी का जब युद्ध होगा 23 जून 1857 में, तब उनकी पावर डिक्लाइन हो जाएगी। तो एक भविष्यवाणी थी जो कि सच नहीं हुई। ठीक है ना। चपातीस वाला इंसिडेंट आपको बता दिया कि चपाती भेजी जाती थी, जिसका अभी तक लोगों को पता नहीं चला कि मतलब करेक्टली कि ये सही था कि नहीं। लेकिन फिर भी लोग इसको एज आ स्टोरी सुनते हैं, जिससे उन लोगों को अच्छा लगता है सुनने में। तो ये एक कहानी 1857 में अगर हम इसको जोड़ लें तो कहानी में इंटरेस्ट आने लगेगा। ठीक है, वाई डिड पीपल बिलीव इन द र्यूमर्स। अब पीपल र्यूमर्स में बिलीव कैसे कर रहे थे? अब ये तो अफवाह थी, लोग ये भी कह सकते थे कि हाँ ये अफवाह है, हम इस पर बिलीव क्यों करें। तो इस पर बिलीव करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि जो ब्रिटिशर्स ने पहले पॉलिसीज़ लागू करी 1820s में, अगर हम देखें तो 1820s में जब ब्रिटिशर्स पॉलिसी लागू कर रहे थे, और जो उस टाइम जो लीडरशिप थी गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक की, जिन्होंने परमानेंट सेटलमेंट लागू करवाया था उस टाइम पे, तो उन्होंने कहा था कि वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में होनी चाहिए, और वेस्टर्न एजुकेशन होने से इंग्लिश मीडियम स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ होने लगी। तो उस वजह से ब्रिटिश ने जितने भी सती, जो कस्टम सती थी, और जो हिंदू वाइफ्स को जब वो विडो हो जाती थी तो उनके साथ सती की जाती थी, तो उन सबको रोका गया, और जो विडो रीमैरिज जो उसको इन लोगों ने एनकरेज करा। तो इस वजह से 1829 में ये सारी चीज़ें हुई। तो इस वजह से लोगों को ऐसा लगा कि ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं। ठीक है, वंस द अवध, झांसी एंड सतारा वर एनेक्स द इंट्रोड्यूस देयर ओन सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब जैसे मान के चलो इन लोगों ने अपना एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे लागू करा, तो धीरे धीरे ये लोग अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी ला रहे थे। तो उस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की वजह से लॉ एंड मेथड ऑफ लैंड सेटलमेंट एंड लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, तो उन्होंने अपना खुद का एक पॉलिसी बनाई, या लॉ बनाया, जिसमें वो लोग लैंड सेटलमेंट या फिर लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे। तो उस वजह से लोगों को ये लग रहा था कि ये हमारे राजाओं को और हमारे सोशल रिलीजियस कस्टम्स को और लैंड होल्डिंग्स को ये लोग हमारे तहस नहस कर रहे हैं, ये लोग हमसे दूर ले जा रहे हैं। मतलब कि वहाँ पर आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा हो कोलोनियलिज्म एंड दी कंट्री साइड, तो उसमें बताया गया था कि कैसे ज़मींदारी ख़त्म होती गई थी। तो लोगों को ये लगा कि यार ये हम लोग को अफेक्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से उन लोगों ने और रिवोल्ट करा। ठीक है, इसलिए उन्होंने र्यूमर्स पे विश्वास करा। ठीक है, अगली चीज़ आती है, दिस परसेप्शन वाज एग्रीवेटेड बाय द एक्टिविटीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज इन सच सिचुएशन र्यूमर्स स्प्रेड विद स्विफ्टली। अब उन लोगों को ये लगा कि जो ये सारी चीज़ें क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा की जा रही हैं, तो और तेज़ी से ये र्यूमर्स फैलते गए। अब जब उस टाइम पर जब रिवोल्ट हुआ, तो इंडिया की जो कंडीशन थी वो कुछ ऐसी थी, मतलब कि इन जगहों पर रिवोल्ट ज़्यादातर फैला। ये आप देख सकते हैं, ये जो मैप है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये पीडीएफ नोट्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा इसको।
अगला है अवध इन रिवोल्ट। अब हमने 1857 का रिवोल्ट हुआ कैसे वो पढ़ लिया। अब इसके पहले की कहानी पढ़ते हैं कि अवध में क्या हुआ था जिस वजह से मतलब स्पॉय लाइन बनानी पड़ी, ठीक है ना। तो स्पॉय लाइन आपको मेनली पता है कि जितने भी ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडियंस को जितने भी विलेजर्स थे जो उसमें से बहुत से जो ब्राह्मण कास्ट के थे उन लोगों को इन लोगों ने बना लिया था अपना स्पॉय में, अपने एज अ मिलिट्री पुलिस इन लोगों ने रिक्रूट कर लिया था। तो उस वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आई वो भी हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे मेन जो चीज़ है वो है सब्सिडरी एयरलाइंस, जहाँ से शुरुआत होती है। तो सब्सिडरी एयरलाइंस क्या है, हम सबसे पहले वो पढ़ते हैं। तो लॉर्ड वेलेस्ले थे, उन्होंने इसको लागू करा था। ये आप मार्क कर लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा जिससे कि आपको ये याद रहे, क्योंकि कभी कभार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि सब्सिडरी एयरलाइंस किसके द्वारा करी गई थी और कब लागू करी गई थी। तो 1798 में लागू करी गई थी। और कभी कभी जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स होते हैं उसमें ये पूछा जाता है कि इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थे। तो टर्म्स एंड कंडीशंस ये थे कि द ब्रिटिश वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग देयर एले फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट्स टू देयर पावर। सब्सिडरी एयरलाइंस में क्या होता था कि जितने भी राजास थे और जितने भी नवाब्स थे, बेसिकली ये अवध में पहले शुरू हुआ। तो अवध में क्या हुआ कि जो नवाब वाजिद अली शाह थे उनके ऊपर ये हुआ। तो उसमें टर्म एंड कंडीशन क्या थी कि जो भी इस पर साइन करेगा सब्सिडरी एलायंस पे, मतलब इसको मानेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी खुद की मिलिट्री छोड़कर ब्रिटिश मिलिट्री का साथ लेना पड़ेगा। मतलब कुछ भी अगर कहीं पर कोई लड़ने जा रहा है तो ब्रिटिश मिलिट्री उसकी हेल्प करेगी। दूसरी चीज़ क्या थी, जो इंटरनल थ्रेट्स थे उसकी पावर ब्रिटिशर्स के पास होगी। और जो टेरिटरी थी वो अलग, और जितने भी मतलब राजाओं की टेरिटरी थी जैसे अवध है, वो ब्रिटिश आर्म्ड कंटीजेंट वुड बी स्टेशन। मतलब हर, जैसे पहले क्या होता था, दरोगाज होते थे, तो अब क्या होंगे, अब ब्रिटिशर्स के कंटीजेंट होंगे जो हर स्टेशन पे बैठा ले जाएंगे कोई भी प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। और जो रिसोर्सेज थे वो कंटीजेंट मेंटेन करेंगे। तो ये जब इनके पावर में आने लगी ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होने के बाद ब्रिटिशर्स ने ऐसा मतलब एक प्रणाली रची सब्सिडरी एयरलाइंस। तो ये क्यों रची वो उसकी भी एक वजह रही थी। तो अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे, तो ये एक लाइन है। तो ये एक लाइन जो कही गई है वो लॉर्ड डलहौजी द्वारा कही गई है। तो लॉर्ड डलहौजी कौन थे, 1851 में जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, मतलब इंडिया के गवर्नर जनरल। अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि जब ये लागू हुआ तो उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे जब सब्सिडरी लाइंस लागू हुई। लागू किसने करी वो अलग है, ठीक है। किंगडम ऑफ अवध एज अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे, तो एक दिन ये हमारे गले की हड्डी बन सकता है। इसका मतलब हिंदी वर्जन अगर मैं बोलूँ तो आफ्टर 5 ईयर 1856 द किंगडम वॉज अंडर ब्रिटिश। अब ऐसा क्या हुआ कि अवध जो नवाब वाजिद अली शाह की किंगडम था वो ब्रिटिशर्स का किंगडम बन गया। ऐसा क्या हुआ भाई, तो ऐसा हुआ कि जो सब्सिडरी अलायंस थी हैड बीन इम्पोज ऑन अवध इन 1801। 1801 में अवध के ऊपर सब्सिडरी अलायंस इम्पोज करी गई। उसमें नवाब वाजिद अली शाह ने उसको साइन कर दिया था, मतलब कि उसको मान लिया था। तो नवाब बिकेम इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिश, तो ब्रिटिश के ऊपर वो इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट होने लगा। जितने भी वो लॉ एंड ऑर्डर्स जो लागू करते थे नवाब वाजिद अली शाह को वो मानने पड़ते थे। द कंट्रोल ऑन चीफ एंड तालुकदार वॉज ओवर, और जो कंट्रोल था चीफ और तालुकदार का वो ओवर होने लगा था, मतलब खत्म हो रहा था तालुकदारी सिस्टम, ठीक है। द ब्रिटिश acquired द अवध एज दिस सॉइल वॉज गुड फॉर प्रोड्यूसिंग इंडिगो एंड कॉटन। अब जैसे ये आपको पता है कि जो अवध की जो ज़मीन है वहाँ पर जो सॉइल है इट इज़ गुड फॉर इंडिगो एंड कॉटन। तो ये भी एक रीज़न रहा कि क्यों सब्सिडरी अलायंस लागू करनी चाहिए। द एनेक्सेशन ऑन अवध इन 1856 एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ टेरिटोरियल एनेक्सेशन दैट हैड बिगिन विद बंगाल। अब बंगाल में इन्होंने शुरू करी थी एनेक्सेशन, मतलब कि जब परमानेंट सेटलमेंट हुआ उस समय से हम बात कर रहे हैं। कोलोनियलिज्म एंड कंट्रीसाइड वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो वहाँ से देख लीजिएगा। तो उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे उन्होंने एनेक्सेशन करा और अवध में कैसे फिर होता हुआ चला है, ठीक है। टाइमलाइन आप पढ़ा करिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। द लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ द बॉडी। अब ये एक तर्क दिया एक इंडियन ने, ठीक है, मतलब जो उनकी जो प्रजा थी उसमें से किसी ने एक तर्क दिया कि लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ द बॉडी,
ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? नवाब वाजिद अली शाह वॉज द dethroned and exiled to Calcutta on the plea that the region was being misgoverned. अब गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसने कहा, उसने सब्सिडी लाइन साइन करी हुई थी, तो उसने कहा कि अब ये मिस गवर्न कर रहा है, मतलब अच्छी तरह गवर्नमेंट चला नहीं रहा है, अब इसको एग्जाइल पे भेज दो, मतलब कि इसको यहाँ से अपनी गद्दी से हटा के दूसरी जगह भेज दो। यही तो सब्सिडी अलायंस का था कि मतलब हर चीज़ ब्रिटिशर्स के हाथ में होगी। तो ब्रिटिशर्स ने एक चाल रची कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, तो उन लोगों ने इसको एग्जाइल्ड पे भेज दिया, ठीक है। और जो लखनऊ थी वो टोटल हाथ किसके आ गई थी? ब्रिटिशर्स के हाथ में आ चुकी थी। और जितने भी जो लोग थे, मतलब जो ताल्लुकदारी सिस्टम था वो ख़त्म होता जा रहा था। जो लोग थे वो लोग ऐसा चाह रहे, वो लोग ऐसा कह रहे थे, उनके मुंह से ऐसा निकल रहा था कि लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ द बॉडी, मतलब कि अब बॉडी में जान नहीं बची है, क्योंकि अब राजा ही उनका चला गया, क्योंकि वो नवाब वाजिद अली शाह से वो जुड़ चुके थे, ठीक है। जो स्ट्रीट और मार्केट्स थी वहाँ पर वो अब वैसी नहीं रही थी जैसी पहले रहती थी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वेस्टर्न स्टाइल्स आने लगी थी। तो सब चीज़ चेंज होती जा रही थी। जितने भी डांसर्स थे, म्यूजिशियंस थे, पोइट्स थे, आर्टिशंस थे, कुक्स थे, तो वो क्या कर रहे थे, उनका लाइवलीहुड भी बिगड़ता जा रहा था। फिरंगी राज एंड द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अब फिरंगी राज आया। फिरंगी राज मतलब फिरंगी जो वर्ड है वो पर्शियन से बना, तो फिरंगी राज जब आया, अ चेन ऑफ ग्राइवेंस इन अवध लिंक्ड प्रिंसेस, तालुकदार, पीजेंट्स एंड स्पॉइस, ठीक है। मतलब जितने भी तालुकदार थे, प्रिंसेस थे, पीजेंट्स थे, स्पॉइस थे, ये मिलकर अब क्या कर रहे थे, अब ब्रिटिशर्स का रिवोल्ट कर रहे थे, ठीक है ना। क्यों कर रहे थे रिवोल्ट, वो इस आगे टॉपिक में है कि द एनेक्सेशन डिस्प्लेड नॉट जस्ट द नवाब, Awadh was dotted with the estate and forts of तालुकदार who have control on their land and power. अब जो पावर थी और जो लैंड था अवध के जो एनेक्सेशन के बाद वो ख़त्म, मतलब अब वो ब्रिटिशर्स के हाथ में आता जा रहा था। अगर हम देखें तो तालुकदार के पास उस टाइम पे 12,000 फुट के सोल्जर्स हुआ करते थे, लेकिन जब सब्सिडरी अलायंस आया उसके बाद उन लोग के पास कुछ नहीं बचा, तालुकदारी सिस्टम ख़त्म होने जा रहा था। तो जो ब्रिटिशर्स ने ये देखा कि तालुकदार क्या है, तालुकदार की जो मतलब उनकी जो गद्दी थी या फिर उनकी जो पावर थी वो ब्रिटिशर्स देखकर उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे, मतलब उनको ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। तो उस वजह से ब्रिटिशर्स ने क्या करा, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ लगाई, ठीक है। जैसे फिर उसके बाद एक समर सेटलमेंट लगाया 1856 में। उस समर सेटलमेंट में क्या था कि बिना किसी भी जानकारी के या बिना किसी वारंट के ब्रिटिशर्स क्या कर लेते थे, अपने अंडर ज़मीन कर लेते थे। समर सेटलमेंट का मतलब होता है होल्ड ओवर लैंड थ्रू फोर्स एंड फ्रॉड, ठीक है। इसके ज़रिए आप किसी की ज़मीन भी हड़प सकते हैं। 67% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ विलेजेस इन अवध हेल्ड बाय तालुकदार। उस टाइम पे 67% क्या थे, तालुकदार के अंडर में थे, लेकिन जब समर सेटलमेंट लगाया गया तो 38% ही बचे, ठीक है। द फाइटिंग वॉज कैरीड आउट बाय तालुकदार एंड पीजेंट्स अगेंस्ट ब्रिटिश, ठीक है। इस वजह से ब्रिटिश के अगेंस्ट यहाँ पे लड़ाई शुरू हुई। द जॉइंट बेगम हजरत महल द वाइफ ऑफ नवाब इन लखनऊ टू फाइट द ब्रिटिश। और जितने भी नवाब से जितने भी लोग जुड़े थे वो जितने भी तालुकदार और पीजेंट्स थे वो किसके अंडर आ गए, वो बेगम हजरत महल के अंदर आ गए, जो नवाब वाजिद अली शाह की जो वाइफ थी, ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि क्वीन थी नवाब की। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द स्पॉइज वर रिक्रूटेड फ्रॉम विलेज ऑफ अवध, ठीक है। तो विलेज जो अवध का जो विलेज था वहाँ से यहाँ पर मेजॉरिटी स्पॉइस की ज़्यादा आई। द रिलेशन ऑफ द स्पॉइस विद देयर सुपीरियर वाइट ऑफिसर्स अंडरवेंट अ सिग्निफिकेंट चेंज इन ईयर्स प्रीसीडिंग इन 1857। अब जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ उसके पहले जो स्पॉइस का जो रिलेशनशिप था ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ वो बहुत अच्छा था। अब इसके पीछे की कहानी क्या है, हम क्लाइमैक्स में जाके अगर देखते हैं तो इन 1820s वाइट ऑफिसर्स मेड इट अ पॉइंट टू मेंटेनिंग फ्रेंडली रिलेशनशिप विद द स्पॉइस। ऐसा हुआ पहले 1820s में, लेकिन द वॉर दे वुड टॉक पार्ट इन देयर लेजर एक्टिविटीज, द wrestled with them, many of them were familiar with their customs and कल्चर ऑफ कंट्री। जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो उनके साथ एक फ्रेंडली व्यवहार निभाते थे, जैसे वो खुद अपने ब्रिटिश में जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ निभाते थे और उनके कल्चर की कदर करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इसमें चेंज आने लगा। ड्यूरिंग 1840s द ऑफिसर्स डेवलप्ड अ सेंस ऑफ सुपेरिटी इन स्टार्टिंग ट्रीटिंग द स्पॉइज एज देयर रेशियल इन्फीरियर। मतलब वो उनसे अलग मानने लगे
इसी वजह से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से गांधी जी ने भी इस पर आंदोलन छेड़ा था। ठीक है, आप आगे महात्मा गांधी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ही इस बॉयज़ को इसमें प्रॉब्लम आने लगी। ठीक है, और उनके साथ फिजिकल वायलेंस करा जाने लगा। ठीक है, अगर आपने मंगल पांडे फिल्म नहीं देखी तो वो देख लें, उसमें आपको 1857 के रिवोल्ट का पता चल जाएगा जब स्पॉइस के ऊपर वहाँ पे ऐसा हुआ। ठीक है, द लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द स्पॉइस ऑफ द बंगाल आर्मी वर रिक्रूटेड फ्रॉम द विलेजेस ऑफ अवध एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये एक था कि अवध और उत्तर प्रदेश से रिक्रूट करे जाने लगे थे। उसमें से ज़्यादातर मेजॉरिटी ब्राह्मण्स की होती थी। ठीक है, जो मंगल पांडे थे वो भी ब्राह्मण थे। अवध वॉज इन फैक्ट कॉल्ड द नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी। ठीक है, बंगाल आर्मी की नर्सरी कहलाती थी अवध, जहाँ से रिक्रूट होकर जाते थे। बिकॉज ऑफ द एपिसोड ऑफ द कार्टेज द ऑर्डिनरी पीपल्स एंड द स्पॉइस कलेक्टिवली एक्ट ऑफ रिवेल। जब ये कार्टेज वाला जो एपिसोड हुआ, मतलब कि जो इंसिडेंट हुआ, तो उस वजह से और ज़्यादा जो स्पॉइस थे उनका विश्वास हटने लगा ब्रिटिशर्स के ऊपर और वो रिवोल्ट करने लगे। ठीक है, तो ये पार्ट 1 का लास्ट पार्ट था। ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा। तो आपने अगर ये वाली मूवी नहीं देखी हो मंगल पांडे, तो आप इस मूवी को ज़रूर देख लें। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कैसे वहाँ पर रिवोल्ट हुआ। ठीक है, ये जो इसमें आमिर खान थे, तो आमिर खान ने क्या करा था, स्पॉइस बने थे और ब्रिटिश आर्मी का साथ देते थे। लेकिन बाद में जो कार्ट्रिज वाला जो हुआ और जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, तो इस वजह से इन्होंने रिवोल्ट करा और फिर उसके बाद इनको बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, तो ठीक है, होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। और आपको अगर कोई भी रिलेटेड कमेंट देना हो इस चैप्टर से तो आप दे सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में मैंने पिछले चैप्टर की भी लिंक डाल दी है, तो वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं, या फिर आपने पढ़ा नहीं हो तो वो चैप्टर पढ़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।